कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के जो एचएसएससी में कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में कुछ बेसिक सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था, ये था आपका पाइथन लैंग्वेज से, ये था आपका पाइथन लैंग्वेज से। इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, 3 स्टेटमेंट दे दी कि ये चलाने के बाद हम करते हैं प्रिंट T1। तो T1 पे जब ये प्रिंट करेगा तो इनमें से क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, तो देखिए अभी हो क्या रहा है इसमें। एक तो इसमें आप ये ध्यान रखना, ये T से भी पता चल रहा है और वैसे भी ये ब्रैकेट से पता चल जाएगा कि ये है आपका टपल। ठीक है, ये एक डेटा टाइप है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में कि होता क्या है। इनकी डेटा टाइप है जैसे कि टपल है, सेट है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप ये देखिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको करेंगे कैसे। अभी देखिए टी है, टी के अंदर ये स्टोर है, यानी ये एक टपल है जिसमें क्या है 10, 20, 30, 40 और 50। सेकेंड लाइन में क्या हुआ, ये तो टी में हो गया। अब सेकेंड लाइन में क्या हुआ 2 to 4, यानी 2 से 4 तक। अब ये कैसे देखेंगे कि इसमें से दूसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है। वो क्या होगा कि आप इन पे नंबर लगा लीजिए 0 से स्टार्ट करके, 0, 1, 2, 3 और 4। अब ये कहता है 2 to 4। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट तो 2 से ही करना है, स्टार्ट तो 2 से ही करना है, पर एंड कब करना है जो यहां पे दिया हुआ है। यानी कि स्टार्ट तो यहीं से करना है, पर एंड कहां पे करना है जो ये दिया हुआ है इससे एक पीछे, यानी कि इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, मतलब इसको नहीं लेना है। तो अब 0, 1, 2 यानी कि स्टार्ट कहां से करना है 2 से, जाना कहाँ तक है 4 तक, 3 और 4, पर 4 को नहीं लेना है, यानी कि बचे क्या 30 और 40। अब ये 30 और 40 किस में चले गए T1 में, यानी T1 एक अब नई टपल है जिसके अंदर क्या क्या है 30 और 40, और प्रिंट कर दिया T1, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाए। तो क्या प्रिंट होगा फिर 30 और 40। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, पर इस जो ये एंडिंग है, जो ये लास्ट है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इनमें। इस तरह के कोई और भी आएंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम डिस्कस करेंगे इसको आगे जब पाइथन करेंगे, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फंक्शन कॉल टू फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड एज। ठीक है, पहले तो देखिए कि लिंक करना है, यानी कि जोड़ना है किसको, फंक्शन कॉल को फंक्शन डेफिनेशन से, यानी फंक्शन की परिभाषा से इसको जोड़ना है। चलो देख लेते हैं कॉल क्या है और फंक्शन डेफिनेशन क्या है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है ज़्यादा डिटेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सी चीज़ आप समझने की बस कोशिश करना। जैसे मैंने 2 वेरिएबल लिए a और b। ठीक है, और इनमें a में मैंने डाला 10 और b में डाला मैंने 20। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, प्रिंट किया, और प्रिंट में मैंने कॉल किया सम, और उसमें मैंने डाल दिया a और b। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सम क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन यानी कि एक ऐसा कोड है जिसको हम कुछ डाटा देंगे, वो बदले में हमें कुछ काम करेगा उस डाटा के ऊपर और वो हमें वापस देगा। और ज़रूरी नहीं हम उसको डाटा दें, ना भी दें तो भी वो कुछ ना कुछ हमें करके देगा। वो डिपेंड करेगा उसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन मतलब उसको करना क्या है वो वहाँ पे बता रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया क्या, सम a
बी, ए कॉमा बी, यानी कि ए में जो है, बी में जो है, ए और बी में है, उन दोनों का सम करके ये डिस्प्ले करे। ये सम फंक्शन है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे तो हमने इसको क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है। देखिए अब हमें जो समझना था वो क्या था कि कॉल क्या है और डेफिनेशन क्या, वो समझना था। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है, यानी इसका उपयोग किया है, इसको बोला है कि भी तू हमें कुछ करके दे काम, ठीक है। उसको ये डाटा दे दिया। अब कहीं ना कहीं इस सम के बारे में बता रखा होगा कहीं और, ठीक है, और उसमें क्या लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। वो प्रोग्राम लिखने वाले पे होता है कि उसने कैसे लिखा है, पर एक उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं कि जैसे इंट x और y, और ये क्या करेगा, रिटर्न x प्लस y, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि यहाँ तो हमने इसको कॉल किया है, ठीक है, और ये जो है ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। यानी कि ये काम क्या करेगा, ए और बी को रिसीव करेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20, और इन दोनों को जोड़ के क्या रिटर्न कर देगा, 30। यानी जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट क्या होगा, 30। तो अभी सवाल यही है कि प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, जोड़ना है किसको, इस कॉल को इस डेफिनेशन से, इस फंक्शन कॉल को इस फंक्शन डेफिनेशन से जोड़ना है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो होगा हमारा बाइंडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइंडिंग। उसके बाद ये भी आते हैं आपके, जैसे पूछ लेते हैं कि हो सकता है इसमें जैसे बाइंडिंग पूछ लिया तो हो सकता है आपसे पूछ लिया एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डाटा हाइडिंग क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है। तो इनके लिए कुछ वर्ड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, वो मैं वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्शन ये बोलते हैं डाटा हाइडिंग को ही, ठीक है। यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ मिले कि कहीं किसी क्वेश्चन में ये लिखा मिले, शोविंग एसेंशियल डिटेल्स, ठीक है, शोविंग एसेंशियल यानी जो ज़रूरत की डाटा है, जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं को दिखाना, बाकी चीज़ों को हाइड कर देना, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। लिंक करना, बाइंडिंग, ठीक है, ज़रूरी चीज़ों को दिखाना, बाकी जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको हाइड कर देना। जैसे कि आप टीवी यूज़ करते हो, टीवी देखते हो, अब उसके अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपके काम की नहीं है, आपका काम क्या है, सिर्फ टीवी देखना, ऑन करना, आपको पता है कैसे ऑन करना है। यानी कि जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की है भाई, कैसे इसको ऑन करना है, कैसे इसके चैनल बदलने हैं, वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर क्या चल रहा है उसका आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ वैसा सही है। अभी किसी प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें दिखानी है, बाकी कुछ नहीं दिखाना कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है, तो वो हो गया एब्स्ट्रैक्शन। डाटा हाइडिंग भी वही है कि डाटा को हाइड करना, यानी आउटसाइड, बाहरी दुनिया से डाटा को हाइड करना, उनको ना पता चले अंदर क्या। जैसे कि आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, विंडोज़ यूज़ करते हो आप, वो लोग डाटा हाइड करते हैं, बहुत सारा डाटा हाइड करते हैं ताकि जो उनका इंटरनल सिस्टम अपना, ताकि बाहर की जो यूज़र है वो ना जान पाए वो इंटरनली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए डाटा हाइड करते हैं। तो ये सिमिलर सी चीज़ें हैं। शोविंग एसेंशियल डिटेल, ऐसा कुछ लिखा मिले तो एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, डाटा को छिपाना है, हाइड करना है। एनकैप्सुलेशन, अगर ये आता है, आपसे पूछा जाए एनकैप्सुलेशन क्या है, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा रैपिंग, ऐसा कुछ मिलेगा आपका, रैपिंग डाटा मेंबर्स एंड member functions into single unit, ठीक है। ये लाइन लिखी मिलेगी इंग्लिश में, आप देख लेना, रैपिंग डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस इनटू ए सिंगल यूनिट, या एनकैप्सुलेटिंग, ऐसा कुछ लिखा मिल सकता है, एनकैप्सुलेटिंग,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी ना मिल जाए तो उस केस में आपका आंसर होगा एनकैप्सुलेशन। ये C++ का कॉन्सेप्ट है अगर लैंग्वेज की बात करें तो। जो पिछला था वो पाइथन का था, ये किसका है? C++ का। ठीक है, तो आपको ऐसे आंसर देना है, इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जाए तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, नॉट नहीं है, यानी कि एक नहीं है, बाकी तीन तो है। ठीक है, अब बाकी तीन सभी को देख लेते हैं कैसे करेंगे ये काम। जैसे इक्वल है, इक्वल में क्या है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ आपको, कैसे यूज़ करें इसको, जैसे A = B। इसका मीनिंग क्या है कि B में कुछ डेटा है, कुछ वैल्यू है, वो मैं असाइन कर रहा हूँ किसको? A को। तो ये क्या हो गया हमारा? असाइनमेंट हो गया, यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही B ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या है? ये वाला सिंबल है, इसको हम ऐसे, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, यानी कि क्या बनेगा आपका ये? A = A/B, मतलब A को B से डिवाइड किया, ठीक है, और वो किस में स्टोर कर दिया? वापस A में, यानी कि अभी भी क्या हुआ है? वैल्यू असाइन ही हुई है। ठीक है, यानी कि ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये भी है। ठीक है, अब प्लस सेम कॉन्सेप्ट इसमें होगा। अगर हम इसके आगे A और B लगा दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A = A+B, यानी A और B में आपस में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और स्टोर किस में हो जाएंगे? A में। ठीक है, A में स्टोर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है? वैल्यू ही असाइन हुई है, तो ये भी असाइनमेंट है। ठीक है, अब वैसे बच गया कौन सा? वो असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा इसको बोलेंगे क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भी पूछ ले ऐसा कुछ, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपैरिजन। ये है आपका कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर मतलब एक तो होता है कंपेयर के लिए ये, और एक होता है ये, इसको बोलते हैं इक्वल टू। जैसे ये A == का सिंबल लगा हुआ है B, अगर सिंगल होता तो हो जाता है असाइनमेंट। ठीक है, और डबल यूज करें तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन। और कंपैरिजन में भी चेक क्या कर रहे हैं कि क्या वो इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या चेक करते हैं? इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये वाला, नॉट इक्वल टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन, ऑप्टिकल फाइबर का क्या प्रिंसिपल है? ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप विज्ञान की क्लास में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे जब आपको फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे। बस कंप्यूटर में अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर एक मीडियम है। ठीक है, जो कहाँ पे यूज़ होता है? नेटवर्किंग में, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए बीच में मीडियम है ये। ठीक है, वो कई सारे हो सकते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स भी है। ठीक है, वो आपकी सिंपल टेलीफोन लाइन भी हो सकती है। ठीक है, वो सिंपल टेलीफोन लाइन भी हो सकती है। एक बोल देते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हो सकती है। एक यही हो गई हमारी फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स बोल देते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होगी। वायरलेस तरीके से देखा जाए तो रेडियो वेव्स। ठीक है, ये हो गई आपकी। एक और केबल होती है कोएक्सियल केबल। ठीक है, एक होती है ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल। और ध्यान रखना ये ईथरनेट भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, वहाँ पे हम किसका उपयोग करते हैं? वायर्ड तरीके से। अगर हमें वायर केबल के थ्रू करना है तो हम ज़्यादातर ईथरनेट लैन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वायरलेस में जाना हो तो हम वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड ये सब यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक माध्यम है जो हम कंप्यूटर में उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका दो जगह हो सकता है, ये आपका यहाँ कंप्यूटर में भी बनता है। ठीक है, और ये आपका विज्ञान में भी बनता है।
ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है, इसके बारे में। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें लेज़र का उपयोग होता है, लाइट यानी कि लाइट वेव की फॉर्म में इसमें जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, यानी कि लाइट की फॉर्म में जाता है वो, ना कि करंट की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद द C# और विजुअल बेसिक कंपाइलर कन्वर्ट्स योर कोड इनटू ए स्पेशल लैंग्वेज नेम। देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि C# और विजुअल बेसिक, C# और VB विजुअल बेसिक, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके द्वारा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस कंपनी ने बनाई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। C# और विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। दोनों का उपयोग वेब एप्लीकेशन बनाने में भी होता है, ठीक है। दूसरा आपके जो डेस्कटॉप यानी PC पे स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते हैं, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, वो बनाने में भी उपयोग होता है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये C# है, विजुअल बेसिक है, इसका कोड हम किस टूल पर लिखते हैं, क्योंकि ये टूल के बारे में ही पूछा हुआ है, तो टूल के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके दो फेमस टूल है माइक्रोसॉफ्ट के, विजुअल स्टूडियो, दूसरा है विजुअल स्टूडियो कोड। ये दो IDE भी बोल देते हैं, ठीक है, और इनको कोड एडिटर भी बोल देते हैं, यानी कि कोडिंग इनमें लिखी जाती है भाई, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के टूल हैं दोनों, इनमें कोडिंग लिखी जाती है। लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? C# या आप VB यूज कर सकते हो, F# भी है, ठीक है। और भी कई सारी लैंग्वेज हैं जिनका उपयोग इन टूल पे किया जाता है और उनमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि इस कोड को कन्वर्ट किया जाता है भाई, चाहे आपकी C# हो, VB हो, F# हो, इन सबको कन्वर्ट किया जाता है किसी स्पेशल लैंग्वेज में। स्पेशल लैंग्वेज में मतलब जो यहां पे दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इन सबको बदलेगा इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें, और फिर इसके बाद बदला जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड में, यानी कि जो कि फाइनली आपका एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। पर इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये नेमिंग है ये पहले यूज़ होती थी, अब नहीं होती। अब इस नेमिंग को बदल के कर दिया गया है C कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है, और कई बार R भी साथ में जोड़ देते हैं, रन टाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या था, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ठीक है, और अब क्या यूज़ हो रहा है, कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज रन टाइम। तो ये दोनों नाम आ सकते हैं। हो सकता है अब आगे किसी क्वेश्चन में आपको MSIL की जगह पे ये मिल जाए, यहाँ पे तो सिंपल फुल फॉर्म ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, CILR भी आ जाए तो भी और ये भी, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी कुछ बातें हैं, ये टूल के बारे में बात है, ये आप चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। कोड एडिटर पूछ ले या कुछ भी, हो सकता है आपसे ID की फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो ये भी ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया MSIL। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस विच कनेक्ट देम आर कॉल्ड एज। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्राफ, नोड, ट्री, सब ट्री, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है कि कंप्यूटर की लाइन में ये क्या होते हैं, तो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते थे, इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, मान लो कि ये आपका V1 है, V1 ये एक आपका वर्टिस है। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, ये तो होता है ग्राफ, ठीक है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ये एक आपका वर्टिस 1 है, ये आपका वर्टिस 2 है, ये वर्टिस 3 है।
ठीक है, ये हम मान लेते हैं वर्टिस 4 है। इनको जो कनेक्ट करेगी उसको बोलेंगे हम एज, ठीक है। इनको नेमिंग हम कुछ भी दे सकते हैं, E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है, जो आप नेमिंग देना चाहे वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके वर्टिस हैं जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया था, ग्राफ बोलते हैं। ऐसा ही सिमिलर आपसे पूछ ले कि ये ट्री क्या है, ठीक है, तो ट्री के केस में वो यहाँ पे सेट ऑफ वर्टिसेस एजेस की बजाय वो लिखेगा, आपको एक वर्ड लिखा मिलेगा हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है, हायरार्किकल मैनर या फिर ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ लिखा मिले तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा, ट्री। सेट ऑफ वर्टिसेस और एजेस है तो आपका ग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नोट दैट डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन आर कॉल्ड डैश नोड्स। देखिए अब जो ये टर्मिनोलॉजी है, रूट, पेरेंट, लीफ, चाइल्ड, ये किसके बारे में है, ट्री के बारे में है। एजेस, वर्टिसेस वो किसके बारे में थी, ग्राफ के बारे में थी, ठीक है। तो इसके केस में आपको कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, जैसे कि जो सबसे पहली, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऑर्डर कैसा होगा, हायरार्किकल। तो ट्री के मैंने आपको ट्री के बारे में बता, देखो दो चीज़ें आ सकती हैं आपकी, एक तो ग्राफ और एक ट्री, ठीक है। ग्राफ आंसर कब होगा, जब आपसे पूछा जाए वर्टिसेस और एजेस का जिक्र हो, ठीक है। ट्री जब ये जिक्र आएंगे आपके रूट, पेरेंट, लीफ, चाइल्ड, तब क्या होगा, ट्री। या फिर हायरार्किकल लिखा हो कि हायरार्किकल मैनर में कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं या कोई भी चीज़ हायरार्किकल मैनर में अरेंज्ड है तो उसको हम ट्री बोलते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, जो सबसे ऊपर है वो आपका रूट है, ठीक है, उसके बाद जो होगा वो चाइल्ड होंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये ऑर्डर है, ठीक है। अब देखिए जो सबसे लास्ट में है वो क्या होगा, आपका लीफ। सबसे ऊपर क्या है, रूट, जहाँ से स्टार्ट होगा, और सबसे एंड में क्या है, लीफ। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और लीफ किसको बोलेंगे, जिसके आगे कोई और चिल्ड्रन नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हम इसको चाइल्ड ही बोलें, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए पेरेंट है, ठीक है। जो स्टार्टिंग है वो तो आपका रूट हो गया, जो बीच में है वो सारे इसके हिसाब से तो ये इसका चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से ये चाइल्ड है इसका और ये इसका पेरेंट है, ठीक है, ये इसके चिल्ड्रन हो गए, ये ध्यान रखना है। और आगे किसी के नहीं हो तो उनको क्या बोलेंगे, लीफ। तो यही क्वेश्चन था, नोट दैट डू नॉट हैव एनी, जिसमें कोई चिल्ड्रन ना हो, यानी आगे उसके कुछ ना हो, उनको एंड पे जो है क्या बोलेंगे, उनको लीफ। दूसरा हो सकता है आपसे पूछ ले कि इंटरनल नोड, ठीक है, ऐसा कुछ बोल दे। अच्छा, इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक नोड का भी जिक्र था। तो अब इन इंडिविजुअल जो ये कंप्यूटर्स लगा लो या जो भी अरेंजमेंट है, इसके अंदर इनको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रोग्रामिंग में भी होता है और हम जो कंप्यूटर की नेटवर्किंग करते हैं उसमें भी होता है स्ट्रक्चर। तो उस केस में हम इनको क्या बोलेंगे, अलग अलग नोड्स बोलेंगे। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे नोड्स आपके। इंटरनल नोड क्या है और एक्सटर्नल, तो जो ये बाहर हैं, जो ये लीफ है, ये सारी आपके एक्सटर्नल है, और जो ये इसके अलावा वो सारे क्या है आपके इंटरनल। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी रूट क्या है आपका, स्टार्टिंग है। हो सकता है क्वेश्चन होता है कि जो स्टार्टिंग है, ट्री का स्टार्टिंग, उसको क्या बोलेंगे, रूट। पेरेंट किसको बोलेंगे, जैसे आपसे पूछ ले कि इस सी का पेरेंट कौन है, तो ये वाला है, ठीक है। लीफ जो सबसे लास्ट में है। चाइल्ड किसको बोलेंगे, यानी इसके जैसे आगे कोई और हो तो इनको क्या बोलेंगे, इसके चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका, लीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 टायर क्लाइंट आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर, ठीक है, इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट लेयर क्या होगी। 3 लेयर होती हैं, आपको ध्यान रखनी है, P, A और D। P से होता है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। A से होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और D से क्या होता है, डाटाबेस लेयर। अलग अलग नाम भी मिल जाते हैं इनके, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रेजेंटेशन फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड, ठीक है। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आप इसको ही पहला बोलो या ऐसे, कोई नंबरिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जो बीच वाली है वो कौन सी है, एप्लीकेशन। अब ये है क्या, अगर आप रियल लाइफ से इसको जोड़ के देखो, आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी डेटा को प्रेजेंट कैसे किया गया, आपको दिखाया कैसे गया है वो। एप्लीकेशन सर्वर या एप्लीकेशन लेयर कौन सी होगी, जो वो आपका सॉफ्टवेयर है जिस पे वो डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, उसका जो सर्वर है वो होगा एप्लीकेशन सर्वर, जहाँ से वो चीज़ें चल रही है। उसके बाद वो स्टोर कैसे है, कहीं ना कहीं रखा भी गया है उसको, आप जब कुछ भी अपलोड करते हो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होती है, तो वो है आपका डाटाबेस लेयर, यानी डाटा लेयर भी बोल देते हैं, डाटाबेस लेयर बोल दो आप, डाटाबेस सर्वर भी बोल दो, ठीक है। तो ये है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और बीच में क्या रहेगी आपकी एप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इससे अगला, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड टू गो एंड टू एंड, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, मैं सभी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसका आंसर भी देख लेंगे। जैसे PPP, ये आपसे पूछा जाए तो PPP क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका काम क्या है कि मान लो ये कंप्यूटर है, इसको दूसरे किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, इसको बोलेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोटोकॉल, इन दोनों का आपस में जोड़ने के लिए। प्रोटोकॉल क्या है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। भाई इन दोनों का आपस में जोड़ना है, उसके लिए हमने कुछ रूल बना लिए कि भाई इनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्या कुछ भेजा जाएगा, क्या नहीं भेजा जाएगा, वो चीज़ें, ठीक है। कैसे भेजा जाएगा, किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा, वो रूल डिसाइड कर लिए, ठीक है। दो कंप्यूटर हैं आपस में कनेक्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन उसको बोल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक तो ये हो गया UDP, UDP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। UDP इसको बोलेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसी के साथ जुड़ा हुआ हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, TCP। TCP इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से क्लासेस में डिस्कस करेंगे जब क्लासेस करेंगे इसकी। अभी सिर्फ मोटा मोटा हम ये देख लेते हैं कि UDP और TCP ये है कहाँ पे, ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। एक लेयर होती है, 7 लेयर सिस्टम है, उसमें ये होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इसके अलावा कुछ नाम आएंगे, जैसे कि आपसे बोला जाए एंड टू एंड डिलीवरी, ठीक है। एंड टू एंड डिलीवरी, दो कंप्यूटर कनेक्ट हैं, एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वहां पे ये सुनिश्चित करना कि एंड टू एंड डिलीवरी, ठीक है। या फिर लिखा हो क्वेश्चन में प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक डाटा की डिलीवरी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल हैं, UDP और TCP, ठीक है। दोनों में अंतर क्या रहेगा, जो TCP है आपका, जो TCP है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि जब TCP के थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से फुल्ली कनेक्टेड है, वो डाटा ट्रांसफर करेगा, उधर से उसका रिस्पॉन्स आएगा कि मिल गया है कि नहीं मिल गया है, यानी कम्युनिकेशन पूरा रहेगा। UDP में क्या होगा कि कनेक्शन लेस बोल देते हैं इसको, UDP को क्या बोल देते हैं, कनेक्शन लेस। तो अगर ऐसा वर्ड आए कि कनेक्शन लेस, तो आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, UDP। कनेक्शन लेस का मतलब ये क्या है कि एक कंप्यूटर ने दूसरे को डाटा तो भेज दिया, ठीक है, पर अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, यानी उसको वो वेट नहीं करेगा, पर वेट किस में करता है, TCP में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। IP क्या है, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका उपयोग कहाँ पे है, ये तो था ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसका उपयोग होता है नेटवर्क लेयर पे। इन लेयर के बारे में भी आगे जानेंगे
ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि आईपी कहाँ पे है, नेटवर्क लेयर पे, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी बोल देते हैं, आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो आईपी का संबंध नेटवर्क लेयर से है। ठीक है, इसका काम सिर्फ एड्रेसिंग का है, यानी पता बताना, कंप्यूटर का पता बताना, एड्रेसिंग। ठीक है, अब डिलीवरी का जो काम है, जो इन्होंने बोला है कि एंड टू एंड कमांड जा रही है नहीं, वो इन दोनों के काम है। ठीक है, पर सुनिश्चित करना कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, जैसे कि क्वेश्चन में पता चल रहा है कि एंड टू एंड इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, तो उस केस में क्या आएगा आपका टीसीपी। ठीक है, अगर नहीं करना है, नहीं श्योरिटी की जरूरत है, तो यूडीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पॉइंटर कॉन्सेप्ट इनडायरेक्शन ऑपरेटर रिटर्न्स दिस। जैसे कि इसमें आपसे पूछ लिया स्टार के बारे में। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक आपसे एम्परसेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों का काम क्या है, ये यूज होता है पॉइंटर के साथ, और ये भी किसके साथ होता है, पॉइंटर के साथ यूज होता है। दोनों का अंतर देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया a = 10, हमने कोई एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है। मेमोरी के अंदर जब ये 10 स्टोर होगा तो इसको कोई ना कोई एक एड्रेस भी दिया जाएगा, इसको बोलेंगे लोकेशन या फिर मेमोरी एड्रेस, यानी मेमोरी में ये कहाँ पे स्टोर हुआ है, ये 10 कहाँ पे स्टोर हुआ है, वो एड्रेस। तो यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या, यहाँ पे एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू क्या है, 10। ऐसे ही अगर मैं इसके आगे स्टार लिख दूँ ऐसे, ठीक, अब a की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि सेम नेम लेना ठीक नहीं है। मैंने ले लिया मान लो b और इसमें लिख दिया ऐसे %a। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हम ये बता रहे हैं कि जो b है वो क्या है, एक, ठीक है, पॉइंटर है, क्योंकि स्टार लगा हुआ उसके आगे। %a, इसका मीनिंग क्या है, %a का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, एड्रेस यानी कि 2000। अब b में क्या स्टोर होगा, b के अंदर क्या स्टोर होगा, 2000, जो कि क्या है, एड्रेस है a का। अब इस ऑपरेटर की बात करें, यूज कैसे होगा, एक तो ये डिक्लेयर के टाइम यूज हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है भाई, अगर हम प्रिंट करते हैं ऐसे करके, प्रिंट %a, ठीक है, अगर ये प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा 2000, यानी कि क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। अगर हम करेंगे ऐसे प्रिंट $b, ठीक है, क्योंकि b के साथ होगा ये $b, मतलब b एक पॉइंटर है जिसके अंदर वैल्यू है, किसी ने, जिसके अंदर कोई ना कोई एड्रेस है और उस एड्रेस पे वैल्यू है। यानी कि अगर हमने प्रिंट किया $b, तो वो कहाँ पे जाएगा, b के अंदर जो एड्रेस है, एड्रेस क्या है, मान लो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 एड्रेस पे जाएगा, ये रहा एड्रेस, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 10, उसको प्रिंट करेगा। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो पूछ रहा है कि स्टार का उपयोग क्या होगा, तो स्टार का उपयोग हमेशा वैल्यू प्रिंट करने के लिए होगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को घुमा दे, पूछ ले %, इसका यूज किस लिए होगा, तो इसका यूज होगा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस पता करने के लिए या उसको प्रिंट करने के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ द सबनेट। देखिए दो टर्म आती हैं, एक आती है सबनेट और एक आती है सुपरनेट। इनका आप ये चीज़ ध्यान रखना, सबनेट सुपरनेट का यूज़ क्या है। इनका यूज़ इतना है कि मान लो कि आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हो कंप्यूटर का। नेटवर्क क्या है कि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना चाहते हो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए उनकी संख्या हो गई बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपके पास 10,000 कंप्यूटर जोड़ने की कैपेसिटी है फ़िलहाल। ठीक है, यानी इतने एड्रेस आपके पास हैं, पर आप उनको बचाना चाहते हैं। अब ये क्या एड्रेस हैं, कैसे हैं, क्या सिस्टम है, ये जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि एक बड़ा सा नेटवर्क बन गया है आपका। ठीक है, उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, यानी मान लो कि एक बड़ा नेटवर्क है, बिग नेटवर्क है आपका, और उसको स्मॉल नेटवर्क्स में बदलना है, यानी छोटे नेटवर्क्स में टुकड़े करने हैं, तो उसको बोलेंगे सबनेट। और सुपरनेट क्या होगा, छोटे छोटे नेटवर्क, आपके कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क हैं,
उनको जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाना। ठीक है, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में बांटना सबनेट, छोटे नेटवर्क्स को जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बनाना सुपरनेट। ये टर्म्स याद रखना। करता ये काम कौन है? नेटवर्क लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बताया था डाटा की डिलीवरी यूडीपी और टीसीपी था, इसके बारे में अभी जिक्र हुआ था। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे किसका था उपयोग? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। और इस आईपी की मदद से ही, इस आईपी प्रोटोकॉल की मदद से ही ये सबनेट और सुपरनेट का काम होता है। ठीक है, बाकी जो लेयर हैं हम फिर डिस्कस करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन, इन पाइथन कमेंट स्टार्ट विद सिंबल। ये पूछ रहा है कि पाइथन लैंग्वेज में कमेंट कैसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हैश से, यानी हमें कुछ भी कमेंट लिखना हो। कमेंट क्या है? यानी एक ऐसी लाइन है जो एग्जीक्यूट ना हो, वो सिर्फ हेल्प के लिए, बताने के लिए। जैसे मान लो कि मैंने कुछ प्रिंट किया, मान लो T1, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें एक T1 हमने लिया, मान लो ये 20 और 30। अब इसको हमें प्रिंट करना है T, और इसके ऊपर हम ये हैश लिख के ये चीज़ लिख दें कि दिस फंक्शन प्रिंट्स टपल। इसका मीनिंग क्या है? ये सिर्फ हमारे लिए किसका काम कर रहा है? एक हिंट का काम कर रहा है। और जब ये रन होगा ये प्रोग्राम, तो उस केस में इस लाइन को छोड़ दिया जाएगा। जो भी हमारा कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ किसको एग्जीक्यूट करेगा? इसको। यानी ये किसके लिए रह गया? सिर्फ हिंट के लिए। अब उपयोग कहाँ है, एप्लीकेशन क्या है? हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, बहुत सारे प्रोग्रामर लग के उसको मिलके बना रहे हैं, तो ये प्रोग्रामर्स को आपस में हेल्प करता है कि तूने ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ताकि दूसरे को वो चीज़ें समझ आ जाएं। बस रनिंग में इनका कोई लेना देना नहीं होता, ना ये कन्वर्ट होते, इग्नोर कर दिया जाता है। तो पाइथन की बात करें तो हैश, ऐसे ही आपको और भी लैंग्वेजेस के ध्यान रखने होंगे। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं आपके HTML के बारे में पूछने के, तो उसमें ऐसे लिखे जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग है कमेंट की और ये एंडिंग है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये पाइथन का पूछा गया था। ये थे कुछ क्वेश्चन, बाकी जो HSSC में पूछे गए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।